देखिए, अभी हमने बात कर ली थी रेस्ट की और मोशन की। उसका मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा दिया था। कुछ कारणवश वो वीडियो बीच में रुक गया। उसके लिए हमने नेक्स्ट वीडियो में उसको शूट आउट किया है। टेक्निकल प्रॉब्लम था कुछ मोबाइल में, तो उसी वीडियो को हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको मैं आगे बताता हूँ रेस्ट एंड मोशन। अब बात आती है रेस्ट एंड मोशन, बोथ आर रिलेटिव टर्म। अब रेस्ट एंड मोशन किसको बोलेंगे हम, रेस्ट किसको बोलेंगे मोशन, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दिया है। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में होती है और किसी के लिए वो रेस्ट में होती है। ये कैसे होता है इसको पहले मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि देखने वाला कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, तीन फ्रेंड्स हैं। अब तीन फ्रेंड्स हैं, वो तीनों गए स्टेशन पे। उसमें से दो फ्रेंड्स जो है वो ट्रेन में बैठ गए। उन लोगों ने अपनी अपनी बर्थ ले ली, बर्थ नंबर 1 और बर्थ नंबर 2, दोनों विंडो सीट पे है। तीसरा फ्रेंड स्टेशन पे खड़ा है विंडो सीट पे, उससे बात कर रहा है। कुछ देर बाद क्या होता है, सिग्नल ऑन हो जाती है और ट्रेन स्टार्ट करती है स्टेशन से मूव आउट करना। तो ये जो बाहर वाला फ्रेंड है जो उन दोनों को ड्रॉप करने गया था, वो क्या करता है कि ये दोनों किस में आ गए हैं, मोशन में आ गए हैं। क्योंकि उसको दिख रहा था पहले उसकी पोजीशन कुछ और थी, अब उसकी पोजीशन कुछ और होगी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशन। बट ये दोनों जो अंदर बैठे हुए हैं ट्रेन के, वो कह रहे हैं पहले भी हम दोनों के बीच में दूरी 2 मीटर थी, अभी भी हम दोनों के बीच में दूरी 2 मीटर है। पहले भी हमारा रूफ से डिस्टेंस जो था अभी भी उतना है। अभी भी हमारे बगले पैसेंजर से जो हमारी दूरी था वो उतना ही है। मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन। इट मीन्स in the compartment these two guys, these two fellows passengers which are sitting beside front of them, दे आर एट रेस्ट। मतलब किसमें है, रेस्ट में। लेकिन वही पैसेंजर उस बाहर वाले फ्रेंड के लिए किसमें थे, मोशन में थे। तो ये पहला एपिसोड मैंने सुना है। अब दूसरा एपिसोड सुनिए इस कहानी का दूसरा रूप। मान लीजिए आप समर वेकेशन हुआ, अभी तो फिलहाल बुरा हाल चल रहा है देश का, सब कुछ बंद है, ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी जैसे हम लोग मई में छुट्टी होता था, समर वेकेशन होता था, तो समर वेकेशन में क्या होता था, पेरेंट्स के साथ हम कहीं बाहर घूमने जाते थे। तो मान लीजिए हम समर वेकेशन में कहीं बाहर गए और आप समर वेकेशन से खूब इंजॉय करके आ रहे हो, ठीक है। आपने फर्स्ट क्लास अपने ट्रेन में टिकट ली हुई है, हाँ, आप इसी टू टायर या फर्स्ट टू टायर में बैठे हो। आप ऊपर बर्थ है, आराम से कंबल डाल करके, ऊपर एक अंकल सोए हुए, आप नीचे खिड़की पे विंडो सीट पे बैठे हो, बिकॉज चिल्ड्रन लाइक टू सिट बिसाइड द विंडो सीट। तो आप विंडो सीट पे बैठे हो, ऊपर कौन बैठा हुआ है, एक अंकल बैठे हुए हैं। आप आराम से विंडो सीट को एंजॉय कर रहे हो। अंकल ने बोला कि जब भी स्टेशन आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जयपुर जब आ जाएगा तो आप मुझे बता देना। आपने बोला ठीक है। तो 10 मिनट बाद वो अंकल उठे, उन्होंने बोला बेटा जयपुर आ गया। आपने बोला अंकल अभी नहीं आया। अंकल वापिस सो गए। फिर 10 मिनट बाद सेम क्वेश्चन आस्क्ड बाय दिस पर्सन, बेटा जयपुर आया। आपने बोला अंकल अभी नहीं आया। हाफ एन आवर बाद अंकल उठे, उन्होंने पूछा बेटा जयपुर आया। तो आपने बोला अंकल आया था, चला गया। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको सुन के हंसी बहुत आएगी, लेकिन क्या जयपुर कहीं से आ रहा था, ये जयपुर कहीं चला गया था? लेकिन हम क्या बोलते हैं आमतौर पे कि जयपुर आया क्या, जयपुर गया क्या। क्यों ऐसे बोलते हैं? बिकॉज हम जब ट्रेन में बैठे थे तो हम मान रहे थे कि हम तो रेस्ट में हैं, हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जो जहां बैठा है वहीं पर है। ऊपर वाले अंकल अपनी बर्थ पे ऑक्यूपाई किए हुए, आप नीचे विंडो सीट पर आराम से बैठे हो। ना वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो ना आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। विद रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट आप किस में हो, रेस्ट में हो। लेकिन आपने देखा बाहर, आपने क्या देखा, पेड़ आया पेड़ गया, पोल आया पोल गया, ब्रिज आया ब्रिज गया, नदी आई नदी गई, स्टेशन आया स्टेशन गया। आपको जो दिख रहा था आप वही बोल रहे थे, आया क्या और गया क्या। वही कंडीशन नंबर 2, आप स्टेशन पे खड़े हो, आप और आपके फ्रेंड, और वहां पे एक ओल्ड मैन आके बोलता है कि बेटा ट्रेन आई। तो आपने बोला अंकल अभी नहीं आई। फिर 10 मिनट बाद वही आदमी आके फिर से आपसे पूछता है बेटा ट्रेन आई। आपने बोला अंकल नहीं आई। फिर आधे घंटे बाद आके बोलता है बेटा ट्रेन आई। आपने बोला अंकल आई थी और चली गई। अब ये आदमी जब ट्रेन में था तो क्या बोल रहा था, स्टेशन आया क्या, स्टेशन गया क्या। जब ये बंदा स्टेशन पे है तो क्या बोल रहा है, ट्रेन आई क्या और ट्रेन गई क्या। इट मीन्स व्हाट, जो आप देखते हो आप बोलते हो। जब आप ट्रेन में थे तो आपको बाहर की चीजें आती और जाती हुई नजर आ रही थी, तो आप बाहर की चीजों को बोल रहे थे, आया क्या और गया क्या। दिल्ली आया क्या, दिल्ली गया क्या, जयपुर आ गया, जयपुर आने वाला है, जयपुर जाने वाला है। लेकिन जब आप स्टेशन पे खड़े होते हो तो लगता है मैं रेस्ट में हूं, ट्रेन आ रही है और ट्रेन जा रही है। अब आपको समझ में आया, मतलब जो हम देखते हैं एज इट इज हम वो बोलते हैं। तो
रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो कहां खड़ा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टेक्निकल वर्ड है जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग 11th क्लास में, हो सकता है मोशन में पढ़ाऊं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सराउंडिंग से मतलब है एक्स एंड वाई जेड एक्सिस, एक एक्सिस से रिप्रेजेंटेशन का होता है, उसका मैं बता दूंगा आपको। तो देखने वाला ऑब्जर्वर कहां है इस पर डिपेंड करता है वो बंदा रेस्ट में है या मोशन में है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ट्रेन में बैठा हुआ वो दो फ्रेंड्स, वो किस में थे, मोशन में थे। किसके लिए, जो पैसेंजर बाहर खड़े होकर स्टेशन से उनको देख रहा था, लेकिन वही दोनों रेस्ट में थे। किसके लिए, बाकी जितने पैसेंजर उनके साथ बैठे हुए थे। तो वो ट्रेन के जितने लोग थे उनके रिस्पेक्ट में वो किस में है, रेस्ट में है। लेकिन आउटसाइडर्स के लिए किस में है, वो मोशन में है। सेम चीज अगर आप अपने घर में बैठ के एक चेयर पे चुपचाप बुक पढ़ रहे हो तो आप किस में हो, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आप किस में हो, आप रेस्ट में हो। लेकिन somebody watching you from the other planet, कोई दूसरे प्लैनेट से आपको देख रहा होगा तो क्या देखेगा, अर्थ मूव कर रही है। मूव क्या, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, इवन मूव भी कर रही है। तो जब अर्थ मूव कर रही है तो आप भी उसको मूव करते हुए नजर आओगे, तो वो क्या बोलेगा आपको कि आप किस में हो, मोशन में हो। तो यही बात है कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा राइट नाउ। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ऑब्जेक्ट, it means an object is one situation can be at rest। किसी एक सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में। बट इन अदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। बट वही ऑब्जेक्ट किसी अदर कंडीशन में मोशन में हो सकता है। एग्जाम्पल, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फेलो पैसेंजर। कोई पैसेंजर अगर एक मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है तो अपने फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में, जो साथी पैसेंजर के रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में है। बट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर आउटसाइड द ट्रेन। अदर ऑब्जेक्ट जो होंगे आउटसाइड द ट्रेन उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन में है। बाहर से कोई भी दिखेगा उसको ट्रेन जाती हुई नजर आएगी तो अंदर के पैसेंजर भी इसमें नजर आएंगे, मोशन में। तो बाहर वालों के लिए है मोशन में, लेकिन ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो भी लोग बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में। अब समझ में आया आपको। दूसरा, ए पर्सन सिटिंग इन हिज हाउस, कहां बैठा हुआ है, अपने घर में। इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, ये विथ रिस्पेक्ट टू है, WRT मींस विथ रिस्पेक्ट टू। तो पर्सन सिटिंग इन हिज हाउस इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। किसमें है वो, रेस्ट में है। बट इन मोशन with respect to other planets, if somebody watching him from the other planet, it means what, earth is rotating around the sun, it means this fellow passenger, this person is also moving। तो ये किसके में होगा, ये मोशन में होगा। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म होता है। ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि देखने वाला कहां से देख रहा है। फॉर एग्जांपल, हर इंसान के देखने की दृष्टि अलग होती है। किसी आदमी के लिए कोई इंसान बहुत अच्छा है, वही है, दूसरा आदमी बोलेगा बहुत खराब है। तो वो आदमी किस रेफरेंस से देख रहा है, उसके देखने का नजरिया किस वे में है, वही है। तो बहुत लोग कह रहे हो, सुनोगे ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वही दो आदमी को छोड़ के वो लोग अरे बहुत खराब आदमी है। तो वो आदमी अपने हिसाब से जज कर रहा होता है, दूसरा आदमी अपने हिसाब से जज कर रहा होता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट, यहाँ सेम चीज फिजिक्स में भी लगता है कि मोशन और रेस्ट भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की। अब देखिए हमने पढ़ लिया रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आपको क्लियर हो गया, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में दुनिया में सिर्फ देखिए 3 टाइप के मोशन है। या तो बॉडी स्ट्रेट चलेगी, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, दुनिया में सिर्फ 3 टाइप के मोशन है। या तो बॉडी स्ट्रेट चलेगी, या बॉडी गोल गोल घूमेगी, या बॉडी आगे पीछे घूमेगी। इसके अलावा और कोई मोशन नहीं होता है। इसी के हमने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। ठीक है, दुनिया में सिर्फ 3 टाइप के मोशन होते हैं, या तो बॉडी स्ट्रेट चलेगी, या गोल गोल घूमेगी, या आगे पीछे घूमेगी। इसके अलावा और कोई मोशन नहीं है। इसी को हमने ट्रांसलेट करके अलग अलग नाम इसके दिए हुए अलग अलग टर्म में। तो सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन में हम बात करने वाले रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ये दोनों स्ट्रेट मूविंग मोशन है। अब किसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन और किसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, इसको समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, रेक्टिलिनियर मोशन मींस, लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन, लीनियर मींस स्ट्रेट लाइंस। तो अगर कोई बॉडी या पॉइंट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से लेक्चर लूंगा। कोई मतलब समझ लीजिए एकदम पॉइंट जिसका मास,
जिसका साइज कंपेरेटिवली बाकी ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हो, ठीक है। जिसकी दूरी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक किसी को मूव करा रहा हूँ तो ये क्या मार्कर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि इसकी दूरी इसके सामने पॉइंट नहीं है। बट यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कैसे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? देख लीजिए, इट इज दैट मोशन in which a particle or a point mass object, कैसा मास होना चाहिए? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट is moving along a straight line। कोई पार्टिकल हो या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास मैंने बता दिया जिसका डिस्टेंस से कंपेरेटिवली उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। अगर उसका डिस्टेंस से उसका साइज बहुत छोटा है तो उसको हम पॉइंट मास करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस में एक मार्कर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी होगी। जैसे मैं यहां से फॉर एग्जांपल दिल्ली से जयपुर जा रहा हूं या जयपुर से हैदराबाद जा रहा हूं, तो जयपुर से हैदराबाद साइज ऑफ द ट्रेन इज जस्ट लाइक ए पॉइंट मास, क्योंकि दिल्ली से हैदराबाद का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ट्रेन का साइज एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस इज वेरी मच स्मॉलर। तो उस ट्रेन को हम क्या मान लेंगे? पॉइंट मास, बिकॉज साइज ऑफ द डिस्टेंस इज वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो व्हेन द साइज ऑफ द डिस्टेंस इज वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द पॉइंट मास। तो जिसका भी पॉइंट मास बोल रहे हैं मींस उसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस जो कवर कर रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल या पॉइंट मास एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मींस ट्रांसलेशन, यहां से वहां से मूव कर जाना। तो अब इस बार हम बात पॉइंट मास की नहीं करेंगे, अब हम पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मार्कर, ये कोई पॉइंट मास नहीं है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक खास अच्छा खासा इसमें बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ये। तो अगर ये पार्टिकल कहीं यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट मूव कर जाए तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी। तो कंडीशन क्या है ट्रांसलेटरी की? कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, मैंने कोई 3 पार्टिकल से लिए 1 2 3, इस तरह मूव होना चाहिए कि तीनों पार्टिकल्स आपस में कैसा होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। तो यहां से यहां पहुंचने का एक कंडीशन था कि मैं सीधा लेकर आऊं। तो जब मैं सीधा लेकर आऊंगा तो पार्टिकल्स भी साथ साथ सीधे मूव करके आएंगे और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा तो पैरेलल होंगे। दूसरा कंडीशन था कि मैं ऐसे घुमा कर लेके आऊं। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा कर लेके आऊंगा तो ये सारे लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, तो वो क्या होगा? वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। तो पार्टिकल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन ए सच ए वे, पार्टिकल या बॉडी, ए बॉडी मूव इन सच ए in a straight line in such a way that each point of this body are moved parallel to each other and they are a fixed distance from each other, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसलेटरी किसको बोलना है, और दोनों स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहे हैं, लेकिन रेक्टिलिनियर में एक पॉइंट मास मूव कर रहा है जिसका साइज बहुत छोटा है डिस्टेंस से, दूसरा एक पूरा अच्छा खासा बॉडी मूव कर रहा है, ये पॉइंट मास नहीं है। अब कंडीशन क्या है कि इसका सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए और एकदम स्ट्रेट मूव करने चाहिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास, कैसा नहीं है? पॉइंट मास नहीं है, इज मूविंग सच दैट इट्स ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूविंग साइमल्टेनियसली, इसके साथ वो भी मूव करें along parallel straight line, along a parallel straight line and shift equal distance in a given interval time, और shift करें equal distance in a given interval of time। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी बोथ आर स्ट्रेट मूविंग, ठीक है, दोनों एकदम सीधी चलने वाली है, लेकिन रेक्टिलिनियर हम बोलेंगे किसके लिए? पॉइंट मास के लिए, और ट्रांसलेटरी जो पॉइंट मास नहीं है। इट मींस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के कंपेरेटिवली उसका ऑब्जेक्ट साइज उतना छोटा नहीं है, इसलिए उसको पॉइंट मास कंसीडर हम नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होगा? सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट चलने चाहिए, पैरेलल चलने चाहिए और एक साथ शिफ्ट करने चाहिए। तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं सर्कुलर और किसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन और किसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ठीक है, राइट इट।
देखिए अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अभी हमने बात करा था स्ट्रेट मूविंग मोशन में कौन कौन सी बात करी थी, याद होगा आपको, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी, तो दोनों स्ट्रेट मूविंग था। अब घूमने वाले मोशन में कौन कौन सा है, सर्कुलर और रोटेशनल। रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन बात एक ही है। अब किसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे और किसको रोटेटरी मोशन बोलेंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप पंखा रोटेट कर रहा है कि सर्कुलेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं कि रोटेट कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम में आते हैं। तो पहले समझिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स डिस्टेंस से सर्कुलर मोशन करता है, रोटेट करता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और वो हमेशा एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रखता है, फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, मेंटेन रखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। देखिए फॉर एग्जांपल इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास मूविंग ऑन ए सर्कल। कोई पॉइंट मास कैसा है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट मास जिसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इसी कंडीशन क्या है कि उस सर्कुलर मोशन में फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे इस एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं आपको कि ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इस सेंटर से ये है मान लीजिए सेंटर, इससे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन से हमेशा इसकी दूरी क्या होगी, फिक्स होगी, रेडियस कभी चेंज नहीं होने वाला, तो इस तरह से होना चाहिए। तो इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास होना चाहिए जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, और साथ में ये भी लिख दीजिएगा इट्स डिस्टेंस रिमेन फिक्स फ्रॉम ऑल एंटायर जर्नी, पूरे जर्नी में इसका डिस्टेंस फिक्स होगा फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब आता है रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन पॉइंट मास नहीं होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्वियसली इसका साइज होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप इसको समझ लीजिए कि जैसे ये है, ये रोटेट कर रहा है अबाउट इस एक्सिस, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से रोटेट करे कि इसके कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये एक लाइन है, ये मान लीजिए एक रस्सी, इसको आप घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रस्सी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, मैंने तो 3 पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट एक सर्कल, छोटा सर्कल बना रहा है, ये पॉइंट बड़ा सर्कल बना रहा है, और ये और बड़ा सर्कल बना रहा है। इट मींस जितने टाइम में ये पॉइंट घूम के यहाँ पे आ रहा है, उतने ही टाइम में ये पॉइंट इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ रहा है, और ये और बड़ा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ जा रहा है। तीनों का एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो ऐसा मोशन, सर्कुलर मोशन जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने, एक के बाद एक सर्कल, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। और इसमें आपने क्या गौर इंपॉर्टेंट बात देखी कि ये जो पॉइंट है ये सेम समय पे कम दूरी तय कर रहा है, ये सेम समय पे ज्यादा दूरी तय कर रहा है, और ये और भी ज्यादा, मींस यहाँ की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ की स्पीड थोड़ा कम होगी, यहाँ की और भी कम होगी, और यहाँ बिल्कुल जीरो होगी स्पीड, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि अगर ये पॉइंट जिस वक्त यहाँ आया था उस समय ये पॉइंट भी यहाँ आ चुका था और ये पॉइंट भी यहाँ आ चुका था, मतलब ये एक समय में सेम एंगल स्वैप कर रहे हैं। अगर ये एक सेकंड में 60 डिग्री बनाता है तो ये भी सारे पॉइंट्स कितने बनाएंगे, 60 डिग्री। मतलब एंगुलर वेलोसिटी सबका क्या है, सेम है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। मतलब ये दोनों एक सेम एक्सिस से इक्वल एंगल स्वैप कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड। तभी तो पंखा, जब हम घूमता हुआ पंखा को हम बीच से रखते हैं, साइड से नहीं रखते हैं, बिकॉज साइड ब्लेड्स में जो होगी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो अगर पंखे को, अगर आप चलते मूविंग पंखे को आप अगर हाथ लगा लोगे साइड में तो आपका हाथ कटने की संभावना है, लेकिन अगर आप बीच से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप इसलिए रुक पाओगे क्योंकि बीच में इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, और साइड में इसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि सेम समय में जितने में इसने इतना रोटेशन किया उतने में इतना ज्यादा रोटेशन कर लिया, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में। तो कोई ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम, मतलब वहां पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। इट इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास। कैसा है, पॉइंट मास नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट मास, ठीक है, पार्टिकल मूव, पॉइंट मास, सॉरी एक मिनट, इट इज दैट motion in which a body which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles, तो सारे constituent particles move simultaneously, एक साथ मूव कर रहे हैं सारे particles along a concentric circle, एक सर्कल के फॉर्म में, concentric circle मतलब एक सर्कल के बाद एक और सर्कल, एक और सर्कल के बाद एक और सर्कल, तो बोलते हैं concentric circle, whose center lie on a line, सबका सेंटर एक लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है,
लाइक कॉल्ड एक्सिस, को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशंस एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल इन गिवन टाइम, और ये सब इक्वल एंगल शिफ्ट कर रहा है इक्वल टाइम में। अगर मान लीजिए इसने 60 डिग्री बनाया तो ये भी 60 डिग्री बना रहा होगा, ये भी 60 डिग्री ही बना रहा होगा, तो ये हो गया आपको रोटेशनल। तो आपको समझ में आ गया किसको हम बोलेंगे रोटेशनल। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर, और कोई अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बॉडी है, तो उसे बोलेंगे रोटेशनल। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन। अब देखिए हम नेक्स्ट मोशन की बात कर रहे हैं। मोशन है ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। हमने दो मोशन की बात पहले कर ली स्टेट मूविंग में, हमने बात कर ली क्या क्या था, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। फिर हमने गोल गोल घूमने वाले मोशन की बात कर ली, कौन कौन था, सर्कुलर था और रोटेटरी मोशन था। अब तीसरा जो है वो कौन सा मोशन है, एक है ऑसिलेटरी मोशन और एक है वाइब्रेटरी मोशन। अब किसको हम बोलने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन और किसको बोलने वाले हैं वाइब्रेटरी मोशन, लेट इट लुक। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बॉडी, अगर ये अपनी मीन पोजीशन से ट्रू मींस आगे और फिर फ्रो मतलब पीछे, आगे पीछे मोशन करे, मतलब ट्रू मींस आगे और फ्रो मींस पीछे, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। जहाँ पे था वो आगे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी, जैसे वो पेंडुलम करता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव टू एंड फ्रो, टू मींस आगे एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, बात वही है, टू एंड फ्रो बोलिए या बैक एंड फोर्थ, रिपीटली लगातार, अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अबाउट ए फिक्स पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, कॉल्ड ए मीन पोजीशन, इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे एक सेकंड में पेंडुलम जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर एक सेकंड में जाता है फिर आता है, तो उसका टाइम फिक्स होता है जाने का और आने का, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपका पेंडुलम कौन सा मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब यही ऑसिलेटरी मोशन अगर बहुत फास्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल टू एंड फ्रो बहुत फास्ट करे, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन पार्ट्स, आप जब मशीन स्टार्ट होती है, जैसे मिक्सी आपका स्टार्ट होता है, ग्राइंड मिक्सर, जब आप स्टार्ट करते हो मिक्सर को, तो आपका हाथ कैसे करता है, टू एंड फ्रो करता है, बहुत कम इंटरवल में वो वाइब्रेट अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो बहुत जब फास्ट हो जाए टू एंड फ्रो, इसको ही बोलते हैं वाइब्रेशन। तो जितने मशीन पार्ट्स होते हैं वो कौन सा मोशन करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, बिकॉज ये भी ट्रू एंड फ्रो कर होते हैं लेकिन बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड में, ठीक है। तो इफ द ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, मतलब टाइम पीरियड बहुत कम हो जाए, एम्पलीट्यूड बहुत छोटा रहेगा, आप बहुत पास जाके वापस आ जाए फट से, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। देन द मोशन ऑफ द बॉडी सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। तो बेसिकली ऑल मशीन पार्ट, जनरेटर हो गया, आपका मिक्सर हो गया, आपकी इवन व्हीकल जो चलती है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशन क्रिएट साउंड, दैट्स व्हाई साउंड क्रिएट होता है। तो ये आपका हो गया वाइब्रेशन और ये हो गया आपका ऑसिलेशन। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ मोशन जो मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, 1D 2D 3D क्या होता है, एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन वी स्टार्ट स्केलर वेक्टर, फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो बेसिकली पहले आप इतना लिख लीजिए, आज की क्लास इतनी है। पहली क्लास थोड़ा स्किप हो गया था बिकॉज बाय डिफॉल्ट एनी हाउ फोन बंद हो गया हमारे बीच में, उसी को हमने इसमें कंटिन्यू किया है। तो इसको लेक्चर को देखिए, आप बार बार देखिए, क्योंकि एक बार में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा। एक वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आप देखेंगे तब आपका पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। तो ट्राई टू व्यू मोर एंड मोर टाइम्स, और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई होप समझ में आ जाएगा। इतना बहुत सिंपली है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, नाइन्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपका विजन बड़ा है, आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको हर पार्ट समझना पड़ेगा, स्किप करके आप नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एम है पढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट कराना, तो है ही, सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए तो बहुत जल्दी जल्दी कराया जा सकता है, लेकिन सिखाने में टाइम लगता है। तो सिखाने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, स्कूल मैनेजमेंट भी बहुत मेहनत कर रहा है आपके ऊपर। तो जब वो लोग इतना, हम लोग इतना आप पे फोकस हैं, सारा मैनेजमेंट स्कूल आप पे इतना फोकस है, तो आपको भी अपना टाइम देना चाहिए, प्रीशियस टाइम देना चाहिए पढ़ाई को। तो प्लीज अपना टाइम को सही यूटिलाइज कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। आपको बाहर जाने को नहीं है, कहीं घूमने को नहीं है, तो वो टाइम आप पढ़ाई को दे सकते हैं। ये टाइम आपका बहुत गोल्डन टाइम है, दोबारा इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो बार बार देखिए, जो समझ में नहीं आ रहा है पूछिए, बट डोंट किल योर टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।